हेलो फ्रेंड, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर और बंगाल और पंजाब के इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है निम्न में से कौन-सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा फैज़ाबाद। फैज़ाबाद जो है अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी। अवध अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का नेता था। सादत खां के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। इसे मुगल बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। तब से अवध के शासक जो है नवाब वजीर कहलाने लगे। 1775 में अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। अगला क्वेश्चन है अवध ने प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उसका सही कालानुक्रम पता करना है। सबसे पहला है नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 टू 50। आउटरम रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक क्रम से लगाना है। क्रम से जो है बिल्कुल क्रम से ही लगे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नैरेट नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान नामक जो रपट है पादरी बिशप हेवर ने 1848 में लिखी थी और फिर जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 में 1849 टू 50 कर्नल स्लीमैन ने लिखी थी, जबकि जेम्स आउटरम की रिपोर्ट जो है 1856 में लिखी गई, जिसको आधार बनाकर अवध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय थी? तो आंसर अवध हो जाएगा। दुधारू गाय था अवध। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राज्य अवध अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। वह अंग्रेजों का बफर स्टेट था जिसका अंग्रेजों ने जैसा चाहा दोहन किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सादत खान बुरहान उल मुल्क ने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है मैसूर राज्य निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? हैदर अली। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। उनके बचपन का नाम हैदर नाइक था। हैदर अली के समय ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1767 से लेकर 69 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी जो है हैदर एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों के मदद से डिंडीगुल यानी तमिलनाडु में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। आगे देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कौन विजय हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर ने अंग्रेजी सेना को परास्त किया था और जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर जनरल स्मिथ कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की बहुत क्षति होती है और अंततः 4 अप्रैल 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली थी। आगे देखते हैं टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। आगे देखते हैं व्याख्या। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। उसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यह एक कुशल प्रशासक एवं सेनापति था। उसने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई तथा नाप-तौल के आधुनिक पैमाने अपनाए। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते समय श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपण किया था। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर
फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों की गहरी छाप छोड़ी थी। तो दोनों चीज़ें सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी सही है। अब यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं उसका। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर शासक फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया, तो टीपू ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा, जिससे ज्ञात होता है कि टीपू सुल्तान ने मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू पराजित हुआ और युद्ध में मध्य जो है दिवंगत हुआ था। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर में तो हैदर अली पराजित, ये सारे गलत हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसकी पूरी कहानी देख लेते हैं। तो चतुर्थ मैंग आंग्ल-मैसूर युद्ध वेलेज़ली और टीपू सुल्तान के मध्य जो है 1799 में लड़ा गया था, जिसमें टीपू की पराजय होती है और श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर लड़ता हुआ मारा गया। अतः विकल्प जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल-मैसूर में हैदर और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली की शर्तों पर अंग्रेजों को विवशता में मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध में 1780 से लेकर 84 के मध्य हुआ था। इसी दौरान पोर्टो-नोवो के युद्ध में हैदर अली पराजित होता है और 7 दिसंबर 1782 को उसकी मृत्यु हो जाती है और वर्ष 1784 में हैदर अली के पुत्र टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि कर ली थी। तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध वर्ष 1790 से लेकर 1792 के मध्य हुआ था। अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस मराठा और निजाम की सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया। टीपू को विवश होकर श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं था? तो सत्य जो नहीं था इसमें सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, ये सत्य नहीं है। बाकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजी शक्तियों को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने जल सेना का भी गठन किया था। वर्ष 1796 में उसने नौसैनिक बोर्ड का गठन किया था तथा मंगरौल, वाजिदाबाद तथा मौलिदाबाद में पोत बनाने के लिए घाट बनाए। मैसूर की जल सेना को कुशल बनाने के लिए फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट रीपो को अपनी नौकरी में नियुक्त किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था? फतेह, हैदर। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। बेबस होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इसके अनुसार उसने अपने राज्य का लगभग आधा भाग जो है अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारा, डिंडीगुल, मालाबार मिला तथा मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पेन्नोर तथा कृष्णा नदी के बीच भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। जब तक टीपू रुपया अदा नहीं करता है, तब तक उसके 2 पुत्र अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को अंग्रेजों के कैद में रहना पड़ा था। फतेह हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेजों को नहीं दिया गया। कॉर्नवालिस ने इस स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया। हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली बनने नहीं दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर हराया था? तो पोलीवुर में हराया था। आगे देखते हैं पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। तो ये किसका कथन है? ये है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसने कहा था? ये लॉर्ड वेलेज़ली ने कहा था। तृतीय वाले में कॉर्नवालिस थे। तो यहाँ पर निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से कौन सा तृतीय आंग्ल मैसूर से संबंधित है? तो कॉर्नवालिस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा और यहीं पर जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। अब यहाँ पर देखना है और युद्ध है और संधि है। तो प्रथम आंग्ल में जो है
प्रथम आंग्ल में सॉरी प्रथम कर्नाटक युद्ध है, तो एक्सला-सापेल की संधि हो जाएगी। एक्सला-सापेल की संधि सही सुमेलित नहीं है ये बताना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि, ये भी सही है। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि और द्वितीय में अंग्रेज मैसूर तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है तृतीय में हुई थी। यहाँ पे तृतीय होता तो सही होता, तो जो सही नहीं है वही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, टीपू लड़ते हुए दिवंगत हुआ था, तो चौथे वाले में हुआ था। आगे देखते हैं, अगला है गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था, तो यहाँ पर तीक्ष्ण प्रहार हो जाएगा जाति व्यवस्था पर, सी ऑप्शन सही है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? तो लाहौर थी। सिखों के शुक्राचार्य मिसल से संबंधित महाराजा रणजीत सिंह का राज्य जो है पंजाब से लाहौर तक विस्तृत था। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात 1855 से लेके 46 में महाराजा दिलीप सिंह तथा अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की सेनाओं के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। सन 1848 में से लेकर 49 में लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। उल्लेखनीय है कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में एक तोपखाना खोल दिया था, जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए थे। आगे देखते हैं, सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमृतसर से। सिख धर्म को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ठाकुर सिंह संघवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में अक्टूबर 1873 को अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई थी। इस आंदोलन के अंतर्गत सिख धर्म का प्रचार करना तथा उसके प्राचीन गौरव को बहाल करना, इसके साथ ही ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों को लिखना और वितरित करना शामिल था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया था? तो आंसर 29 मार्च 1846 को। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर 29 मार्च 1849 को हस्ताक्षर किया था। रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को पेंशन देकर उसकी माता रानी झिंगदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था। सिख सेना भंग कर दी गई। शासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इस प्रकार डलहौजी ने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही कर सिखों के सिख शक्ति को सदा के लिए कुचल डाला। आगे देखते हैं, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? तो शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। अब ये कैसे प्राप्त हुआ था, यहाँ पर देखते हैं। कोहिनूर हीरे की खोज भारत के तेलंगाना राज्य के गोलकुंडा की खदानों से हुई थी। विभिन्न राजवंशों से होते हुए वर्तमान समय में ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा था। वर्ष 1739 में नादिर शाह ने यह हीरा मोहम्मद शाह पर आक्रमण के दौरान लूट लिया था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया और उसके बाद इसके पुत्र शाह शुजा को प्राप्त हुआ। 1809 के लगभग शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया। 30 मार्च 1849 को गुजरात युद्ध में सिख शासक दिलीप सिंह पराजित हो गए। इसी समय डलहौजी ने हीरा ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया। तब से यह 3 टुकड़ों में विभाजित है। प्रथम टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में है, जबकि द्वितीय टुकड़ा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कुछ संधियाँ और ये युद्ध वगैरह दिए गए हैं, इसको हमको कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चतुर्थ मैसूर युद्ध होगा और फिर बाद में सारा, तो सीधे उसमें जाते हैं। चतुर्थ
आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में, अमृतसर की संधि 1808 में, मेवाड़ की संधि 1818 में, लाहौर की संधि 1846 में हो जाती है। अगला है क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से थे? शुक्राचार्य मिसल से थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी आंखों की रोशनी जो है ले ली है। तो ये भी रणजीत सिंह ही थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो श्रीनगर, श्रीनगर सम्मिलित था। बाकी कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर इन सब में विभाजित था, 4 सूबों में विभाजित था। आगे देखते हैं, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, रणजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे? तो दीनानाथ जी थे। आगे देखते हैं, और रणजीत सिंह की विशेष आदर्श सेना फौजे खास कहते थे इसको। आगे देखते हैं, जिसका गठन 1822 ईस्वी में जनरल वनतूरा और अलार्ड द्वारा किया गया था। इलाही बख्श इसके तोपखाने का कार्यवाहक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो आंसर हो जाएंगे ये सभी, गुलाब सिंह, सुच्चा सिंह और ध्यान सिंह। आगे देखते हैं, बंगाल से संबंधित 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। 1717 तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। उसने बंगाल के जमींदारों के विद्रोहों को दबाकर आंतरिक प्रशासनिक स्थिति को सुदृढ़ किया एवं बंगाल की राजधानी को ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद स्थापित कर दी। 1760 ईस्वी के उपरांत मीर कासिम ने राजधानी को अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखने के लिए तथा षड्यंत्रहीन रखने के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। राय दुर्लभ जो है बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था। जगत सेठ जो है मुर्शिदाबाद का सेठ था, तो ये गलत हो जाएगा। मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान था, ये भी यहाँ पर सही नहीं है। और राजा सिताब राय बंगाल का दीवान था, तो यहाँ पर जो है जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था और मोहम्मद रजा जो है बिहार का दीवान था, ये यहाँ पर गलत है। बाकी राजा सिताब राय बंगाल का दीवान था, ये भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि वो सोचते थे ये व्यवस्था भी उनके हित के साथ संगत नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने स्वयं न शासन करके कठपुतली एक नवाब बना रखा था। आगे देखते हैं, मीर जाफर के यहाँ से व्याख्या देख लेते हैं। इससे पहले 23 जून 1700 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध के विजय के उपरांत बंगाल पूर्णतया अंग्रेजों के अधीन था, परंतु तत्कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण वे इस जिसमें कंपनी के साथ पर्याप्त प्रशासनिक तंत्र का अभाव होना था, जिससे वे निजामत के कार्य को कर सकें या पूर्णतः अभाव था, सीधे उत्तरदायित्व नहीं स्वीकारना चाहते थे। अतः उन्होंने मीर जाफर को अपनी कठपुतली बनाकर बंगाल की नवाबी प्रदान की और बंगाल का हर संभव तरीके से शोषण किया, जिसे इतिहासकारों ने बंगाल की लूट की संज्ञा की प्रदान की है। अगर निजामत स्वयं लेकर शोषण करते हैं तो जनता के प्रति स्वयं जिम्मेदार होते हैं और बहुत संभव था कि उनको विद्रोह का सामना करना पड़ता था। इतिहासकार पर्सिवल स्पियर इसे खुली एवं निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग बताता है। अगला क्वेश्चन है, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। तो शनै शनै अवध के अधिकारों को समाप्त करना, धीरे धीरे जो है नवाब के अधिकारों को समाप्त करना, यही मोड़ आया था। प्लासी युद्ध के बाद जो है 1757 में लड़ा गया था। बंगाल का नवाब बना और मीर जाफर ने अंग्रेजों को
कलकत्ता के पास 24 परगना और नगद उपहार दिए। इसके साथ ही शासन काल में बंगाल के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार स्थापित हो गया। कंपनी के कर्मचारियों ने वित्तीय कार्य अपने हाथ में ले लिए। इस तरह कंपनी के नवाब के अधिकारों को नियंत्रण कर उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो चारनॉफ जो है संस्थापक था। अगस्त 1660 में सूतानाती में एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना चारनॉफ ने की थी। सन 1698 में सूतानाती कालीकाता और गोविंदपुरी नामक 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त करने के लिए उनकी किलेबंदी करने के लिए तथा उनका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ और सन 1700 में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो बाद में कलकत्ता नगर कहलाया। आगे देखते हैं, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो यहाँ पर निजाम उल मुल्क जो है हैदराबाद की स्थापना की थी, जिसको चिनकिलिस खां भी कहते हैं। और कब की थी? 1724 में। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनकिलिस खां को आसफ जाह या फरुख शियर ने खान खाना निजाम उल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू राजस्व को पुनर्संगठित किया था? तो आंसर कार्नवालिस ने। ए ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। इसके समय में जिले के सभी अधिकतर कलेक्टर को दिया गया अधिकार जो है कलेक्टर को दिया गया। ये भारतीय सिविल सेवा के ही जनक थे। कार्नवालिस कोड का निर्माण कर 1793 ईस्वी में किया गया, जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह ने 1749 में सफदरजंग को किस पद से नियुक्त किया था? तो आंसर वजीर का, साम्राज्य का वजीर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ संधियाँ दी गई हैं, उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि ये हो जाएगी 1769 और सॉरी यहाँ पर जो है इलाहाबाद की संधि जो है 1765। मंगलौर की संधि ये हो जाएगी मंगलौर की संधि 1784। सालबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि है 1793। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, मराठा युद्ध और अफगान युद्ध, ये सारे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर का हो जाएगा 1780 से लेके 84 और यहाँ पर फिर हो जाएगा 1750 से 54 और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेके 05। द्वितीय अफगान जो हैं वो 1878 से लेके 80 तक। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।